हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का, वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। फ्यू सीट लेफ्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने में तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बुकिंग करा के। हमारा जो ये सेंटर है बदरपुर दिल्ली में है। आज मेरे पास है सैमसंग का A70 मॉडल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, डेड है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा सीक्वेंस समझेंगे कि अगर एक कोई डेड फोन आता है तो उसको किस तरीके से ट्रबल शूट करना है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम भी रिपेयर करते हैं या जो भी टेक्नीशियंस लोग रिपेयर करते हैं या जो नए नए सीख के निकले हैं बच्चे, वो या जो कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके सामने दो फॉल्ट ऐसा आता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे एक सेट डेड यानी सेट पावर ऑन नहीं हो रहा है, और दूसरा नेटवर्क का फॉल्ट। ये दो फॉल्ट ऐसा आता है कि जिसमें हर कोई टेक्नीशियन कहीं ना कहीं फंसता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेड वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं। यदि आप डेड फोन रिपेयर कर रहे हो तो क्या आप जानते हो कि बक लाइन क्या होती है? तो क्या आप जानते हो LDO लाइन क्या होती है? तो क्या आप जानते हो MSM रीसेट पिन क्या होती है? क्या आप जानते हो कि BB क्लॉक और स्लीप क्लॉक क्या होता है? क्या आप जानते हो कि PS होल्ड क्या होता है? क्या आप जानते हो कि पावर IC का ट्रिगरिंग सीक्वेंस क्या होता है? हर मोबाइल फोन जब ऑन होता है तो उसकी कुछ सीक्वेंस वाइज वोल्टेजेस बनती है। जैसे पहले वो बक वोल्टेज बनाएगा या LDO बनाएगा, फिर वो वोल्टेजेस फिर से प्रोड्यूस होके फिर काफ़ी सारी LDO बनाएंगी। कौन सी बक कब बननी चाहिए, कौन सी LDO वोल्टेज कब बननी चाहिए, CPU को ऑन होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड वोल्टेजेस चाहिए, CPU को ऑन होने के लिए कौन कौन सी क्लॉक्स चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको डेप्थ में पता हो तो जब डेड फोन को रिपेयर करने आप जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया लगेगा कि मेरा जो फॉल्ट है क्लोजली आप उसको डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो यदि आप डेप्थ में चीज़ों को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज का जो वीडियो है इसमें हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक लाइन को कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ये यूट्यूब का वीडियो अगर हम आधा घंटे का वीडियो डालते हैं तो उसका अगर एवरेज टाइम देखा जाए तो 10 या 15 मिनट होता है, क्योंकि आप लोग फॉरवर्ड कर करके देखते हो वीडियो। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि डेट का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, तो आप इसको फॉरवर्ड करके ना देखें, पूरा सीक्वेंस वाइज देखें, स्किप ना करें। क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा टाइम लगता है और बड़ा मतलब इसको हम लोग को बड़ा उससे बनाना पड़ता है वीडियो, ताकि आपको एक एक चीज़ को दिखा सकें, समझा सकें। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस डेट वाले फ़ोन में क्या क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास है सैमसंग का A70 मॉडल, और ये जो फ़ोन है इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहले हम इसकी जो बैटरी कनेक्टर का ये केबल निकाल के, और ये जो बैटरी कनेक्टर की जो पिने हैं प्लस और माइनस, इस पर सबसे पहले हम एक बार चेक करते हैं कि जो हमारी प्राइमरी लाइन है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने रखा पिन, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 472 फ्लूक का मल्टीमीटर है, 15B+, तो 472 का GR है। और जब पिनों को बदलेंगे तो देखते हैं कितना GR आ रहा है। तो पिनों को बदलने पे यहाँ पे देखिए 1.387 का GR है। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल GR, मतलब ये जो GR है ये सही है। इससे हमें यही पता चला है कि प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट फ़िलहाल नहीं है बैटरी की लाइन में। अगर यहाँ पे दोनों साइड से बीप का साउंड आता है या दोनों तरफ से एबनॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं तो उस कंडीशन में हम समझते हैं कि लीकेज या शॉर्ट सर्किट है। तो फ़िलहाल ऐसा अभी कुछ दिखने में नहीं दिख रहा है। अब हमारी दूसरी स्टेप अप्लाई होगी। क्या दूसरी स्टेप हमारी ये होगी कि हम सबसे पहले इसमें DC पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ऑन ऑफ को प्रेस करके कि ये जो फ़ोन है कितना मिली एम्पियर करंट का कंजप्शन कर रहा है। DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ फ़ोन को,
और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए जब मैं डीसी पावर सप्लाई से जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, देखिए तो फ़िलहाल अभी हमारा जो फ़ोन है कोई भी एम्पियर का कंजप्शन नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो प्राइमरी लाइन है और बीपीएच लाइन है इसमें कोई भी लीकेज या शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डीसी पावर सप्लाई लगाते ही कोई एम्पियर का कंजप्शन लेने लगे तो समझ लीजिए कि प्राइमरी लाइन में या बीपीएच लाइन में कोई ना कोई लीकेज या शॉर्ट सर्किट है। अब इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑन ऑफ स्विच को ऐसे प्रेस करूँगा और प्रेस करने के बाद देखते हैं कि एम्पियर का कंजप्शन कितना लेता है। तो देखिए, तो फिर मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 179 के आसपास एम्पियर का कंजप्शन है। और जैसे ही मैं स्विच को छोड़ूंगा तो ये देखिए 0 हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जैसे ही मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो एम्पियर का कंजप्शन 179.80 तक जाता है और इसके बाद जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ट्रिगरिंग सीक्वेंस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर फ़ोन ऑन होता तो कुछ एम्पियर कंजप्शन लेके 500, 600, 1000 या 2000 तक मिली एम तक 2 एम्पियर तक एम्पियर का कंजप्शन लेता है और फ्लैक्चुएट करता है एम्पियर। लेकिन यहाँ पे 178 मिली एम्प लेके और फिर से ऑन ऑफ स्विच को रिलीज़ करने पर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोन के पूरे हमें ट्रिगरिंग सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि देखा आपने कि इस फ़ोन में शॉर्ट सर्किट तो है नहीं। तो सबसे पहले अब हम ये जो आप देख रहे हैं ये जो सील्ड है इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को नीचे रखता हूँ, स्टैंड से बाहर करता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये जो सैमसंग का A70 मॉडल है इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये अब सही है और थोड़ी सी लाइट में बढ़ा लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, और ये अब सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो A70 मॉडल है इसके अंदर 2 पावर आईसी यूज़ हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले मैं बोर्ड की कंडीशन दिखा दूँ। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी रिपेयर्ड नहीं है बोर्ड, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 पावर आईसी यूज़ हुई है A70 में। पहली जो पावर है ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाली है ये 6150 है और ये जो ग्लास वाली आईसी दिख रही है ये 6150A, मतलब 2 पावर आईसी यूज़ हुई है। और आप देखिए इस पावर आईसी के पास 1 2 3 4 5 6 बक कॉइल्स हैं और इस आईसी के पास 1 2 3 4 5 6 7 बक कॉइल्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना ये था कि भाई साहब अगर कोई भी फ़ोन डेड आता है तो शॉर्ट सर्किट चेक करना। तो अभी हमने देखा फाइनली कि इसके प्राइमरी लाइन पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, उसका जो रीडिंग है वो सही है और हमारी जो बीपीएच लाइन भी ठीक है क्योंकि ऑटो एम्पियर फ़ोन ने नहीं लिया। और जब ट्रिगर कर रहे हैं तो 170 के आसपास ट्रिगर लेता है और उसका से बैक हो जाता है ना। तो अब पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा वे है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें किसी भी फ़ोन की बक लाइन चेक करनी चाहिए कि जो हमारी पावर आईसीज़ हैं वो पूरी बक वोल्टेजेस बना रही है कि नहीं बना रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है
कि हमें LDO लाइन चेक करनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी LDO होती है जो हमारे प्रोसेसर्स, हमारी रैम, हमारी NAND के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे USB 3.0, 1.8 DIG, ये सब LDO बहुत इंपॉर्टेंट LDOs है। अगर ये शॉर्ट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर दिक्कत होती है, फिर फ़ोन ऑन नहीं होगा आपका, या कोई बक वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होती है या शॉर्ट हो जाती है तब भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इसके बाद जब बक और LDO को आप चेक कर लो तो आपका तीसरा वे जाता है क्लॉक की तरफ। आपको पता है कि हमारे फ़ोन में दो टाइप के क्लॉक जनरेट होते हैं CPU के लिए, एक किलोहर्ट्ज़ में और एक मेगाहर्ट्ज़ में, स्लीप क्लॉक और BB क्लॉक। ये दो क्लॉक बननी चाहिए, अगर एक भी नहीं बनेगी तब भी सेट ऑन नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सी वोल्टेज कब बननी चाहिए, कौन सी वोल्टेज उसके बाद बननी चाहिए, कौन सी वोल्टेज उसके बाद बननी चाहिए, इसका सीक्वेंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आपको डेट का बूट सीक्वेंस का डाटा कैसे बनाते हैं, कैसे कौन कौन सी वोल्टेजेस जनरेट होती है, अगर इसको डीपली स्टडी करना है तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो भी फॉलो करते हैं मुझे, उनको भी बहुत अच्छा एक नॉलेज मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आईसी की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। देखिए, ये जो 610 ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली आईसी क्या काम करती है और ये आईसी क्या काम करती है, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन। ये जो 6150 है ना, इसकी जो बक यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जो बक लाइन है इसमें एक LDO लाइन होती है। LDO यानी वो 1.3 या 2.05 की वोल्टेज जनरेट करेगी आप जैसे चार्जर लगाओगे, और उसके बाद से फिर हमारी और भी LDOs बनेगी, जैसे मिसलिनियस की बनेगी, मेमोरी की बनेगी, है ना, लो वोल्टेज, और एक LDO एक बक बन सकती है एक्सो के लिए, AP के लिए। तो काफ़ी सारी यहाँ पे बक और यहाँ पे LDO बनेगी और बाकी सब बक वोल्टेजेस यहाँ पे बननी चाहिए। ये बक वोल्टेजेस लगभग होती है 0.8 के आसपास होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी LDO वोल्टेजेस बननी चाहिए। उसके बाद LDO का मतलब होता है 1.2 से ज़्यादा, है ना। किसी भी फ़ोन में दो LDO बनेगी, 2.05 एंड 1.3। जब ये दो LDO बनती है फिर उसके बाद बक्स बननी शुरू होती है। इसके अलावा ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये जो आईसी होती है इसके अंदर आपका जैसे चार्जिंग का सर्किट इसी के अंदर होता है, और BPH वोल्टेज इसी के अंदर से बनती है। थर्मल का जो सेंसिंग सर्किट भी इसी के अंदर होता है। उस वैसे जो फास्ट चार्जिंग के लिए जो SMB आईसी को अनेबल यही आईसी करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये भी बनाती है, क्या बोलते हैं, LDO लाइन भी बनाती है, जैसे बोल सकते हैं LDO, जैसे SDR, जैसे हमारा जो नेटवर्क सेक्शन होता है ना उसमें SDR लगी, उसको वोल्टेज यही आईसी देती है। UFS चिप को भी एक वोल्टेज यही आईसी देती है। कैमरे के लिए USB 3.0 DIG की वोल्टेज, कैमरे की वोल्टेज यही आईसी बनाती है। तो ये LDO का भी काम कर रही है और यहाँ पे कुछ बक वोल्टेजेस भी यहाँ पे जनरेट कर रही है, ठीक। अब आते हैं दूसरी आईसी की तरफ। अब ये जो आईसी है 6150A, ये भी कुछ बक वोल्टेजेस जनरेट कर रही है। आप देख सकते हो बक कॉइल्स है CPU के लिए। चूंकि ये बड़ा फ़ोन है तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, पावर आईसी के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये भी जो आईसी है, ये आईसी LPDDR के लिए APC की बक वोल्टेज बनाती है, मोडम की बक वोल्टेजेस बनाती हैं, है ना। LPDDR यानी रैम के लिए भी वोल्टेज बनाती है, सिम के लिए भी बनाती है, UFS चिप की एक वोल्टेज ये भी बनाती है, वाईफाई आईसी को वोल्टेज देती है, SD कार्ड को देती है, सेंसर्स को देती है। तो ये LDO वोल्टेज ये भी बनाती है और बक वोल्टेज ये भी बनाती है। तो ये दोनों आईसी काफ़ी इंपॉर्टेंट आईसी है, इसमें एक भी अगर ख़राब होगी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करना है, सॉरी डायोड मोड पे करना है, और सबसे पहले इन पूरी कॉइल्स की रीडिंग को चेक करना है कि ये पूरी कॉइल्स पे रीडिंग क्या है, और इसका डाटा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसकी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी बक कॉइल्स में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो देखिए, इसका जो GR है 316, मतलब नॉर्मल GR है। फिर इसका भी चेक कर लेते हैं, 383, ये भी ठीक है। ये 12 और ये वाला ये भी 12 है, और ये 66, ये तो लाइट की है, ये लाइट है।
यहाँ पे ये एमोलेड एलसीडी है, तो लाइट और ग्राफिक की आईसी लगी, इसकी 3 कॉइल है, तो ये बग की कॉइल नहीं है। और इधर आ जाते हैं, इधर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। तो इधर जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए 0.40 363 72 72 72 57 346। हाँ ठीक है। तो देखिए जहाँ पे लो रेजिस्टेंस आ रही है, जैसे आपने देखा होगा एक जगह 12 रेजिस्टेंस आई थी, तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो बीप का साउंड देगा। तो इसका मतलब ये मत समझना कि शॉर्ट है लाइन, ठीक है। इसको ये यहाँ पे जो देखिए जितने भी फ्लैक्सी फ़ोन्स देखेंगे ना, तो वहाँ पे 300 के आसपास का जो GR है ये नॉर्मल GR होता है। और जहाँ पे लो रेजिस्टेंस आती है, लो डायोड मोड पे लो रीडिंग आती है, जैसे 20 से लेकर 80 के बीच में, तो ये सब जो EBI लाइन होती है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस। तो EBI लाइन का बहुत बड़ा चैप्टर है कि इसको EBI क्यों बोलते हैं और क्यों यहाँ पे बीप या GR लो आते हैं। तो इसके लिए कभी और वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, और ये लाइनें क्या काम करती है, कहाँ पे वोल्टेज जाती हैं। तो फिलहाल अभी रीडिंग चेक करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ की जो रीडिंग्स है वो ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाटा है इसका, तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यहाँ की रीडिंग सही है, ठीक है। तो अगर किसी कॉइल पे 0 ओम के साथ बीप आती है तो हम मान सकते हैं कि वो बकलाइन शॉर्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब आप इतना चेक कर लोगे ना, तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो फ़ोन को आप लोगे, 1 मिनट बस होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं अब हम क्या करेंगे कि हमारे फ़ोन के अंदर इस बोर्ड को हम लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और कैमरे को दूर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से बोर्ड को हम पैनल में फिट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप जानते हो इस तरीके से। और चार्जिंग केबल को हम ऐसे लगा देंगे। आपको बैटरी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लगाने के बाद आप यहाँ पे चार्जिंग केबल को कनेक्ट करेंगे, ये। तो मैं बता दूं कि जब हम चार्जिंग केबल को कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन इनिशियली ऑन हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं, हाँ आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप। डबल कैमरा मैंने यूज़ किया इसीलिए ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर को DC 20 पे करेंगे, ठीक है, आपने कर लिया। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये देखिए, एक तो हमारी पावर IC ये है और दूसरी पावर IC ये है, ठीक है। तो ये जो पावर IC है ये पूरी बक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि देखो बक वोल्टेज नहीं बनेगी तो CPU आपका ऑन नहीं होगा, CPU ऑन नहीं होगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो पहले तो बक चेक करो, फिर तो LDO पे जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये IC एक 2.05 या 1.3 की एक LDO प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद ही पूरे बक बनेंगे। तो देखते हैं, DC 20 पे करते हैं मल्टीमीटर। सबसे पहले मल्टीमीटर की एक पिन हम लगाते हैं ग्राउंड पे, और सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहली LDO बन गई है 2.05 की। ये पहली LDO होती है जो इसके बनने के बाद फिर पूरी बक बनेगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरी 1.0 की भी बन रही है, और तीसरी वोल्टेज है 0.9 की, ये भी ठीक है। चौथी 0.9, ये भी ठीक है। और ये वाली जो वोल्टेज है 0.9 समथिंग है, ये भी ठीक है। तो ये जो प्राइमरी IC है 6150 की पूरी बक्स जनरेट हो रही है, कोई इसमें इशू मुझे नहीं दिख रहा है। अब हम दूसरी वाली जो हमारी IC है इस पे चलते हैं, ठीक है, कि दूसरी वाली IC पूरी बक्स अपनी बना रही है कि नहीं बना रही है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये भी एक LDO बनाएगी 1.3 की, उसके बाद पूरे बक बनेंगे। तो देखते हैं हम इस पर कोई वोल्टेज बन रही कि नहीं। तो यह तो अब हम इस IC की वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपकी
1.3 ये हमारी एलडीओ बन गई। अब दूसरी जो बक है ये 0.8 की बननी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं बनी, और ये भी वोल्टेज नहीं बन रही है। यहाँ पे ये भी वोल्टेज नहीं बन रही है, ये भी नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पे एक भी बक यहाँ पे नहीं बन रही है। हाँ, ये बन गई। ये तो बीओबी की है, बीओबी की वोल्टेज 1.8, ये तो तैयार, ये जनरेट हो रही है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक भी बक वोल्टेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है। देखो आप, सिर्फ ये एलडीओ बन रही है। आप जैसे कि देखना, ये सिर्फ एलडीओ बन रही है, ये वाली, और ये भी नहीं बन रही है, और बाकी कोई भी बक नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे इस आईसी की देखते हैं तो इस आईसी की पूरी बक बन रही है। पहली एलडीओ है 2.0, और बाकी ये जो बक्स हैं ये पूरी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए ये बक वोल्टेज ना बनने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, पहले समझो। देखो, हमारा जो सीपीयू होता है ना, इसके कुछ कोर्स होते हैं, जैसे मॉडेम के कोर हुए, मॉडेम डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि बेसबैंड इसी के अंदर होता है। इसके अलावा जो आपका हो गया एपीसी मॉड्यूल इसी के अंदर होता है। इसके अलावा जीपीयू इसी के अंदर होता है ना। तो क्या होता है कि इसके कोर्स को चलने के लिए हमें हाई एम्पियर का करंट चाहिए। तो ये जो जितनी आप कॉइल देख रहे हो ना, इसी के थ्रू हाई एम्पियर का करंट जनरेट होकर सीपीयू को मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी पावर सप्लाई तो बना रही है पूरी बक्स वोल्टेज, लेकिन सेकेंडरी वाली यहाँ पे देखने से लगता है नहीं बना रही है। तो इस कंडीशन में आपका प्रोसेसर ऑन नहीं होगा। अब ये वोल्टेज ना बनने के रीज़न क्या हो सकते हैं? ये वोल्टेजेस ना बनने के रीज़न ये हो सकते हैं, हो सकता है कि इसमें कोई बकलाइन शॉर्ट हो। तो अभी हमने जीआर चेक किया था, तो ऐसा तो कुछ हमको शॉर्टिंग दिखी नहीं थी। दूसरा ये भी हो सकता है कि इंटरनली आईसी ख़राब हो, ठीक है, 6150A ख़राब हो गई हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि इसका कोई भी इंटरनल कोई लाइन शॉर्ट हो जाती है, कोई भी जैसे DIG कोई वोल्टेज है, कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाती है, उस कंडीशन में भी वोल्टेजेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और कई बार सीपीयू का फीडबैक नहीं मिलता है, उससे भी वोल्टेजेस नहीं बनते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले हम सीपीयू को थोड़ी निकाल देंगे। मेरे हिसाब से अब मुझे ये जो आईसी है इसको पहले एक बार रिहॉट करके देखते हैं, हल्का सा हीटिंग करके देखते हैं। कई बार क्या होता है कि अंदर मॉइस्चर आ जाता है, या आईसी जो है नॉन पेस्टेड है, तो हल्का सा मूव कराएंगे आईसी को, तो कई बार वोल्टेजेस बन जाते हैं। तो मैं अभी ना आईसी को थोड़ा सा मूव करके देखता हूँ, अगर वोल्टेजेस बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस आईसी को हम रिप्लेस करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो फिर से मैं बोर्ड में से इसको अलग करता हूँ। हल्का सा हमने मूव कर दिया आईसी को, तो एक बार मूव कर दिया हमने। अब इस आईसी को हम एक बार थोड़ा सा बोर्ड कूल होने देते हैं, और फिर से इस बोर्ड को हम कनेक्ट करते हैं पीसीबी बोर्ड में, और फिर हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा बूटिंग सीक्वेंस पता हो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया बहुत कुछ लग जाता है कि किस तरीके से डायग्नोसिस करना है एक डेड फ़ोन को। तो अगर आप लोग जैसे कोई भी फ़ोन जैसे आप ऑन होता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर जैसे हर आईसी का एक बूटिंग सीक्वेंस होता है कि भाई अगर कोई आईसी ऑन हो रही है तो सीपीयू को ऑन करने के लिए कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, फिर उसके पूरे फ़ोन में एलडीओ पार्ट को, एलडीओ जो वोल्टेज कौन कौन से बनेंगे, जिससे कि आपकी नैंड रैम और जो सीपीयू का बफर जोन होता है उसको वोल्टेज मिलेगी। उसके बाद कौन कौन सी क्लॉक बनेगी, है ना। तो इसका अगर सीक्वेंस आपको जानना है, किस तरीके से डेटा को बनाया जाता है, किस तरीके से आईसी काम करती है, इसका इंटरनली स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो अगर इस चीज़ की अगर आपको नॉलेज हो जाए ना, तो डेड वाला जो फ़ोन होता है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल एकदम तुरंत बता दोगे कहाँ से फॉल्ट है, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारी डायग्नोसिस देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे कहाँ पे काम करना है। जैसे आपने देखा हमें यहाँ पे 6150 लगी है और 6150A लगी है, तो हमने अभी डिसाइड किया ना कि हमको 6150A पे काम करना है, ना कि 6150 पे काम करना है। इसी तरीके से और भी इसमें जैसे एक फॉल्ट 10 की पिन है, उसको चेक करके हम पता कर सकते हैं कि पहली पावर आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना।
तो बहुत सारे इसमें ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर इसको डेप्थ में पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन वाले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो यहाँ पे बोर्ड हमारा थोड़ा सा कूल हो जाए, तो उसके बाद हम इसको फिट करते हैं फिर से, और फिर से उस वोल्टेज को हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि बनी कि नहीं बनी। कभी भी अगर बोर्ड हीट हो तो बिल्कुल भी आपको कभी नहीं लगाना चाहिए, वोल्टेज कभी नहीं देना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा जब तक कूल ना हो जाए बोर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं चार्जर, जैसे कि हमारा पहले का प्रोसीजर था। तो मैंने ये लगाया चार्जर, ठीक है, और चार्जर लगाने के बाद फिर से मैं देखता हूँ कि मेरी जो बक्स जो वोल्टेजेस थी वो बनी कि नहीं बनी। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा, तो ये तो एलडीओ पहले भी बनी रही थी 1.3, ठीक है, तो ये बनी रही है। और बाकी ये सब वोल्टेजेस देखिए अभी भी वोल्टेजेस नहीं बनी है ना। तो अब मैं इस आईसी को एक बार रिप्लेस करके देखूंगा, ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एक बार हम इस आईसी को फटाफट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम आईसी को रिप्लेस करने के बाद अब हम पैनल में फ़िट करते हैं, ठीक है, और पैनल में फ़िट करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो अब मैं चार्जिंग केबल को इंसर्ट करता हूँ जैक में, और हम फिर से पूरी वोल्टेजेस को एक बार मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक नई आईसी इंस्टॉल कर दी है।
तो सबसे पहले जो पहला LDO वोल्टेज ऊपर बनता था 1.3 के आसपास का, उसको चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए यहाँ पे 1.3 पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली कॉइल जो नीचे साइड में लगी है उस पर भी वोल्टेज आ रहा था, जो BOB वाली कॉइल थी ये वाली, तो इस पर भी आ रहा है 1.8 के आसपास, फ्लैक्चुएट कर सकती है वोल्टेज, ये BOB की कॉइल होती है। तो ये भी ठीक है, ये तो पहले भी ठीक था। लेकिन ये जो आप 4 कॉइल देख रहे हैं इस पे हम एक बार मेज़र करेंगे, इस पे वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। तो ये जो कॉइल है और ये 3 कॉइल हैं, इसी पे चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट जो नीचे वाली ये जो कॉइल है इस पे चेक करते हैं। तो देखिए 0.8 बन गए हैं, मतलब पहले नहीं बन रहे थे, बन गए हैं। और ये जो 3 कॉइल लाइन से लगी है ये APC की कॉइल है, बक कॉइल, जो CPU को वोल्टेज आते हैं। और यहाँ भी देखिए 0.8 तीनों में बन गई है। और ये तीनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, एक पे बन गई तो तीनों में बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस IC को रिप्लेस करने के बाद हमारी जो बक की पूरी वोल्टेजेस हैं पूरी जनरेट हो चुकी हैं। और आई होप अब ये फ़ोन ओके हो जाना चाहिए। तो फिर मैं इस फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशंस अभी फ़िलहाल क्या है। और फ़ोन को एक बार चार्जर लगा के देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। वो जैसे भी पता चल जाएगा चार्जर से। देखिए, तो मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिख सके प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी जो ये हमारी जो PM6150A यही वाली मेनली ख़राब थी। और इसी के ख़राब होने से ये इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि ये 178 पे स्टक हो रहा था और बैक हो जा रहा था। और मैं एक बार फ़ोन को ऑन करके देख लेता हूँ। ये देखिए, तो आपका A70 ये मॉडल ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने तो सोचा था कि इस वीडियो में मैं आपको LDO के बारे में या क्लॉक्स के बारे में और इसका जो फॉल्ट एंड पिन होता है, PS होल्ड कैसे बनता है, MSM रीसेट पिन का क्या काम होता है, ये सब बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमारा जो फॉल्ट है ये बक लाइन में ही डायग्नोसिस हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। आपको फ्यूचर के लिए रिपेयरिंग जब करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।